हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूरॉन्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन टॉपिक के बारे में, जो कि पीएनएसटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज हम एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलियन में घोलने पर मोलरिटी होगी। आपसे पूछा गया मोलरता होगी जब 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ml में घोला जा रहा है। तो हमें मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। कैपिटल M बराबर होता है WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू VML। यहां पर WV आपको दिया गया 4.9 ग्राम, WV आपको दिया गया 4.9 ग्राम और ये फॉर्मूला का 1000 है। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 98, क्वेश्चन में दिया गया 98 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम और इसका वॉल्यूम दिया गया है 250 ml। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से ये पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ 0 लगा देते हैं। 49 दूनी हो जाएगा 98, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 मतलब लगभग मतलब 0.2 आपका आंसर बनेगा 0.2। राइट आंसर है आपका बी 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर मोलरिटी पूछा गया आपसे। 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर मोलरिटी मोललता पूछी गई है। तो मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। स्मॉल m बराबर WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू WA। मोलरिटी में क्या होता है, VML होता है और यहाँ पर WA का मतलब होता है विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मोलरिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर वेट विलय का भार रखेंगे। विलय का भार है हमारे पास 18 ग्राम और विलय का अनुभार की बात करेंगे। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अनुभार होता है 180 ग्राम। इसके बाद इसका फॉर्मूला में रखेंगे 1000 और यहाँ पर भार बोला गया 100 ग्राम जल, यहाँ पर रखेंगे 100। ये 18 दाम हो जाएगा 180, 1 2 3 1 2 3, ये कैंसिल हो जाएगी, मोलरिटी निकल के आएगी 1। इसका आंसर आ रहा है आपका सेकंड, बी आंसर इज राइट आंसर। इसमें बी सही है क्योंकि इसमें मोलरिटी पूछा गया था। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मोलरिटी पूछा गया था। मोलरिटी और मोलरिटी में बस इतना अंतर होता है, जो मोलरिटी होता है वो वॉल्यूम में रखा जाता है और जो मोलरिटी होता है वो वेट ग्राम में रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिए गए हैं 3 मोल ए और 3 मोल ए और 9 मोल बी के मिश्रण में ए का मोल फ्रिक्शन होगा। आपसे बोला गया 3 मोल ए है और 9 मोल बी है, बी जो है 9 मोल है और इनका जो मोल प्रभाज है, तो इसमें आपको ए का मोल प्रभाज पूछा गया। तो हम मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल प्रभाज हम निकालते हैं मोल बटे कुल मोल से। मोल बटे कुल मोल से हम मोल प्रभाज निकालते हैं। यहां पर हमें ए और बी दो घटक दिए गए हैं, जिसमें ए घटक का मोल दिया गया है 3 और बी घटक के मोल दिए गए हैं 9। तो हमें किसके मोल प्रभाज निकालना है? ए घटक का। तो हम ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ये दोनों ए घटक और बी घटक जब आपस में जुड़ जाएंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 3 कम 3 3 4 12, 1/4 मतलब 0.25 आपका आंसर बनेगा 0.25, मतलब आंसर आपका है वी। वी इज राइट आंसर। मोल फ्रिक्शन जब भी निकालना है आपको, जिसका भी मोल निकालना है वो मोल बैठेगा ऊपर, बाकी सबको रखना पड़ेगा नीचे। इससे हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। यदि हमें बी का मोल प्रभाज निकालना होता तो हम यहाँ पर 9 बटे क्या कर देते? 12, ये हो जाता 3 3 9 3 4 12, 3/4 मतलब लगभग 0.75। इसका आंसर होता 0.75। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, आपको दिया गया है 29.25 ग्राम NaCl को 250 ml विलियन में घोलने पर मोलरिटी होगी। आपसे फिर मोलरिटी पूछी गई है। आपसे बोला गया 29.25 ग्राम, आपको रखना है मोलरिटी। मोलरिटी पूछा गया, आपको कैपिटल M निकालना है। कैपिटल M बराबर विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अनुभार, उसका आयतन रखना पड़ता है। तो यहां पर हमें विलय का भार दिया गया है 29.25। इसके बाद ये फॉर्मूला का 1000 रखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट
आपको क्या दिया गया है, NaCl। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5, 58.5। आयतन आपको दिया गया है 250 ml, 250 ml। 29.25 का लगभग 2 गुना होता है 58.5, और 250 का 4 बार गुना करेंगे 1000, और ये 2 से 2 दूनी 4, मतलब यहां पर मोलरिटी जो निकाल के आई वो आपकी कितनी आई, 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। मोलरिटी निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटल M बराबर WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू VmL। यहां पर ये मोलरता है, ये विलय का भार है, विलय का अनुभार, और विलयन का ml में आयतन। अगर आपको लीटर में दिया जाता है तो आप उसको ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लीटर में लिखना है तो वो 1000 को आपको हटाना पड़ेगा, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अनुषंग गुणधर्म नहीं है। तो बात करते हैं, पहला लिखा है ऑस्मेटिक प्रेशर, प्रसरण दाब है। वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब कि ये भी है, ये आपको बोल रहा है क्वथनांक में उन्नयन, सॉरी हाँ, प्रसरण दाब। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब क्वथनांक उन्नयन। डेंसिटी, घनत्व, घनत्व कोई अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अनुषंग गुणधर्म में 4 चीजें आती है, अनुषंग गुणधर्म में 4 चीजें आती है। पहला आता है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा आता है हिमांक में अवनमन, तीसरा आता है प्रसरण दाब, और चौथा आता है वान टॉप गुना। ये 4 चीजें होती है अनुषंग गुणधर्म में, 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है क्वथनांक में उन्नयन, फिर आता है हिमांक में अवनमन, फिर आता है प्रसरण दाब, और लास्ट होता है वान टॉप गुना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, 2 मोल यूरिया को 4 किलोग्राम जल में घोलने पर, 2 मोल यूरिया को 4 किलोग्राम जल में घोलने पर मोलरिटी होगी। आपको मोलरिटी निकालना है, आपको मोल दिए गए हैं सीधे मोल, तो यहां पर मोलरिटी बराबर हम रखेंगे विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। विलय के मोलों की संख्या, अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो हम रखेंगे विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार। अब यहां पर मोलरिटी, विलय के मोल हमें कितने दिए गए हैं, 2 मोल। विलायक का किलोग्राम में भार कितना रखना है, 4। इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। राइट आंसर है आपका बी, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आदर्श विलयन में डेल वी मिक्स का मान क्या होता है। आदर्श विलयन में डेल वी मतलब जब 2 द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो डेल वी का मान क्या होता है। जब 2 द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो डेल वी मिक्स क्या होता है। तो आदर्श विलयन के लिए डेल वी मिक्स जो होता है वो 0 होता है। डेल वी मिक्स क्या होता है, 0। आदर्श विलयन के लिए डेल वी मिक्स क्या होता है, 0। अगर हम आपसे कोई पूछे कि डेल एच मिक्स क्या होता है, तो डेल एच मिक्स भी क्या होता है, 0। इसका मतलब जो आदर्श विलयन होता है वो ना तो उष्मा शोषी होगा ना ही उष्मा छेपी होगा। राइट आंसर बनेगा इसका 0। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेनरी लॉ मुख्यतः किससे संबंधित है। हेनरी लॉ मुख्यतः किससे संबंधित है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, एसिड एंड बेस। तो हेनरी जो नियम है हम उसको क्यों पढ़ते हैं, हेनरी के नियम से हमें यह पता चलता है कि गैसों की द्रव में विलयता को चेक करने के लिए हम हेनरी का नियम पढ़ते हैं। गैसों की द्रव में विलयता को चेक करने के लिए हम हेनरी का नियम पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैसों की द्रव में विलयता को चेक करने के लिए हेनरी का नियम पढ़ा जाता है, जो कि आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे ही हम समानुपाती का साइन हटाते एक नियतांक लग जाता है जिसे हम बोलते हैं KH, इसे बोलते हैं हम हेनरी नियतांक। ये होता है यहां पर हेनरी नियतांक। यहां पर P क्या होता है, P होता है यहां पर पार्शियल प्रेशर जिसे हम बोलते हैं आंशिक दाब। P यहां पर होता है हमारा आंशिक दाब, और X क्या होता है यहां पर, X होता है मोल प्रभाज, X होता है यहां पर मोल प्रभाज। तो इसका राइट आंसर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, राइट आंसर है ए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन का न्यूनतम मान हो सकता है। मोल फ्रैक्शन का न्यूनतम मान हो सकता है। मोल फ्रैक्शन का न्यूनतम मान जो मिनिमम वैल्यूज होगी वो 0 होगी और जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा। जो मोल फ्रिक्शन होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच होता है। मोल फ्रिक्शन 0 से लेकर 1 के बीच होता है। इसका मिनिमम मान 0 होता है और मैक्सिमम मान 1 हो सकता है। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑस्मेटिक प्रेशर का एसआई यूनिट बताना है हमें कि भाई ऑस्मेटिक प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। अगर हम बात करें तो ऑस्मेटिक प्रेशर को बोलते हैं परासरण दाब। परासरण दाब हमसे पूछा जा रहा है कि परासरण दाब की एसआई इकाई क्या है। एटीएम, एटीएम दाब की इकाई है। पास्कल है परासरण दाब की इकाई, परासरण दाब की इकाई। अगर हम बात करें एमएमएचजी, एमएमएचजी भी दाब की इकाई है। और बार जो होता है ये भी दाब की इकाई। अगर यहां पर टॉर आता, टॉर, तो ये भी दाब की इकाई है। हमसे ये पूछा गया है कि ऑस्मेटिक प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 1 मोल CaCl2 पूर्ण आयनीकरण पर कुल कण होंगे। आपसे बोला गया है कि 1 मोल CaCO2 पूर्ण आयनीकरण पर कुल कण होंगे, तो हमें CaCl2 को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हम इसे वियोजित करते हैं CaCl2। जब इसका वियोजन करेंगे तो ये बनाएगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो यहां क्लोरीन के कितने कण मिल रहे हैं, 2, और कैल्शियम के कितने मिल रहे हैं, 1, तो कितने हो जाते हैं, 3। 3 राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि भाई आपको हिमांक में अवनमन, इसका मतलब है हिमांक में अवनमन किसका उदाहरण है। पहला दिया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा दिया गया है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज और चौथा दिया गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। राइट आंसर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 चीजें आती है। अनुसंख्य गुणधर्म में 4 चीजें आती है। सबसे पहले आता है क्वथनांक में उन्नयन, फिर आता है हिमांक में अवनमन, फिर आता है परासरण दाब और लास्ट में आता है वान टॉप गुणांक। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रिवर्स ऑस्मोसिस में बाहरी दाब लगाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में बाहरी दाब लगाया जाता है। बाहरी दाब क्यों लगाना पड़ रहा है, जब हमें परासरण की प्रक्रिया को रोकना है तो हमें उस पर कुछ प्रेशर डालना पड़ता है। उस प्रेशर को ही हम ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसे हम परासरण दाब बोलते हैं। जब विलायक के कण क्या करते हैं, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर पहुंच जाते हैं, तो उस पर एक प्रेशर डालना पड़ता है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं प्रतिलोम। रिवर्स मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम परासरण जो होता है वो सांद्रित विलयन में लगाया जाता है, सांद्रित विलयन, तनु विलयन में नहीं लगाया जाता। राइट आंसर बनेगा इसका वी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। राइट आंसर इसका वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 36 ग्राम H2O में मोल की संख्या होगी। 36 ग्राम H2O में मोल की संख्या होगी। हमें पता है कि 18 ग्राम जो H2O होता है वो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। तो 36 ग्राम H2O कितने मोल होंगे, 2 मोल। कितने मोल होंगे, 2 मोल। मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम मोल निकालते हैं। वेट आपको दिया गया है 36, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है वाटर का कितना होता है 18, ऐसे करने से क्या आएगा मोल। मोल कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पर, 2। राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि सॉलिड को मोल फ्रैक्शन, यदि सॉलिड का मोल फ्रैक्शन दिया गया, मतलब आपको विलय का मोल दिया गया है, विलय का मोल भिन्न या मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज दिया गया, आपको मोल भिन्न दिया गया, मोल अंश दिया गया।
जो कि 0.35 है विलय, अगर मैं बोलूं कि विलय V है और विलायक A है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रिक्शन होगा, अगर विलय का 0.35 है तो सॉल्वेंट का होगा, तो हमें करना क्या है, 1 माइनस, यहां पर होता क्या है, तनु विलयन के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए XA प्लस XV का मान कितना होता है, 1। अगर हमें पता है XA हमारा, अगर हमें XA निकालना है और हमें पता है XV 0.35 और हमें निकालना है XA, तो हम बोलेंगे XA बराबर 1 माइनस 0.35, XA जो हो जाएगा आपका 0.65। XA क्या हो जाएगा, 0.65। आप हमेशा याद रखना, जैसे मान लो अगर A और B दो चीज है, जिसमें अगर A मान लो 1/4 मोल है, तो B जो हो जाएंगे वो 3/4 मोल हो जाएंगे। यदि A जो है 1/2 मोल है, तो B भी क्या हो जाएंगे, 1/2 मोल। यदि ये 3/4 मोल है, तो ये हो जाएंगे 1/4 मोल। ऐसे ही मान लो ये 0.35 है, तो ये हो जाएंगे 0.65, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर जो मोल प्रवाह जाएगा वो कितना आएगा, 1, क्योंकि मोल प्रवाह की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा सी, 0.65 इज राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का सूत्र है, आपको बताना है क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र है, क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र है डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, पाई बराबर सीआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। तो ये जो है पहला जो ए ऑप्शन लिखा है, ये हमारा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है ये है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ये जो तीसरा ऑप्शन लिखा है पाई बराबर सीआरटी, इसे बोलते हैं परासरण दाब, परासरण दाब। और ये पीवी बराबर एनआरटी, इसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। हमसे ये पूछा गया था कि क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र कौन सा है, राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 0.5 मोल सॉल्यूट को 250 ग्राम सॉल्वेंट में घोलने पर मोलिलिटी होगी 0.4 मोल दिया गया है, विलायक का भार 200 ग्राम दिया गया है ग्राम में, तो यहां पर हमें रखना पड़ेगा 1000। अगर ये किलोग्राम में होता तो हम ऊपर कुछ नहीं रखते, ये ग्राम में होने की वजह हमें क्या रखना पड़ा, ऊपर 1000। यहां से हम ये दशमलव हटाते 0, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। राइट आंसर बनेगा हमारा 2, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राउल्ट्स लॉ किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब जो राउल्ट का नियम है वो किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पहला लिखा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा लिखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा लिखा कोलॉइड्स, और लास्ट लिखा सस्पेंशन। राइट आंसर होगा इसका ए, आइडियल सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं आदर्श गैस, सॉरी आदर्श विलयन, क्या बोला जाता है, आदर्श विलयन के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। अगर हम बोले राउल्ट के नियम की कुछ शर्तें, पहली शर्तें हैं तनु विलयन, विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, तनु होना चाहिए, विलय आवासशील होना चाहिए, विलय आवासशील होना चाहिए, और तीसरी बात है विलय का विलयन में जाने पर ना संयोजन ना वियोजन होना चाहिए। ये 3 शर्तें को फॉलो करता है राउल्ट का नियम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 8 मोल विलय और 32 मोल विलायक के मिश्रण में, विलायक के मिश्रण में विलय का मोल प्रभाज होगा, विलय का मोल प्रभाज होगा
हमसे पूछा गया विलय का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर, बाकी सबको रखते हैं नीचे। तो हम यहां पर विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो विलय के मोल कितने दिए गए? तो विलय के मोल यहां कितने दिए गए हैं? 8। विलय के मोल कितने हैं? 8। विलायक के मोल कितने हैं? 32। 8 32 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। 1 बटे क्या हो जाएगा? 5। मतलब आपका आंसर बनेगा 0.2। राइट आंसर है आपका बी, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर, आपसे K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक पूछ रहा है, तो हमें K2SO4 को तोड़ना पड़ेगा। हम K2SO4 को कैसे तोड़ सकते हैं? K2SO4 को हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर वांट ऑफ गुणांक यहां पर नजर आ रहा है 2, यहां पर नजर आ रहा है 1, यहां पर टोटल वांट ऑफ गुणांक कितना नजर आ रहा है? 3। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी। कैसे तोड़ते हैं? ये जो K2SO4 लिखा है, K2SO4, ये 2 जो है वो यहां चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2K। SO4 के पास कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा SO4। ये जो 2 है इसके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इसके ऊपर 2, और यहां इसके पास कुछ नहीं, मतलब वहां क्या है? 1, तो यहां हो जाएगा 1। पोटेशियम क्या शो करता है? +1, तो इसके ऊपर क्या लग जाएंगे? प्लस, और ये क्या शो करते हैं? माइनस, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस। तो ये टूट जाएंगे 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर वांट ऑफ गुणांक की बात करें I, यहां पर I जो चेक करेंगे हम, यहां पर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये वियोजन का उदाहरण है। वियोजन का सूत्र होता है I अल्फा बराबर, वियोजन की मात्रा निकालने का सूत्र होता है अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 45 ग्राम ग्लूकोज में मोल पूछा गया आपसे। 45 ग्राम ग्लूकोज में मोल पूछा गया, तो हमें यह पता है कि 180 ग्राम जो ग्लूकोज होता है वो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। अगर हम 90 ग्राम ग्लूकोज की बात करेंगे तो यह आधा मोल होगा, और यदि हम 45 ग्राम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये और आधा मोल होगा। आधा मोल मतलब 0.5, और उससे आधा मतलब 0.25 मोल। चेक करो लास्ट, इसका आंसर क्या बनेगा? 0.25, मतलब आंसर क्या है इसका? 1। करेक्ट आंसर है 1। मोल निकालने के दूसरे तरीका होता है भाई कि मोल का सूत्र लगाओ। मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। भार आपको दिया गया है 45 ग्राम, अनुभार दिया गया है 180 ग्राम। 45 एकम 45, और 45 का 4 बार गुना करते तो क्या आता है? 180। 1/4 का मतलब होता है 0.25। राइट आंसर है इसका 0.25। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आदर्श विलयन का उदाहरण है। निम्न में से आदर्श विलयन का उदाहरण है, तो यहां पर ये बेंजीन और टॉलुइन लिखा है, ये आदर्श विलयन का उदाहरण है। वाटर और एथेनॉल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये धनात्मक विचलन के उदाहरण है। आदर्श विलयन में और कौन आ सकते हैं इनके अलावा? बेंजीन प्लस टॉलुइन आएंगे, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन आएंगे, और एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस C2H5Br आएंगे, और एन हेप्टेन प्लस एन पेंटेन आएंगे, ये आदर्श विलयन के उदाहरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf का मान इतना दिया गया है। जल के लिए मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान Kf का मान हमें दिया गया है, Kf का मान दिया गया है 1.86।
यदि 342 ग्राम गन्ना शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन का हिमांक, हमें विलयन का हिमांक पूछा गया। विलयन का हिमांक मतलब हमें यहाँ पर TF निकालना है। विलयन का हिमांक मतलब TF निकालना है। और TF कैसे निकालेंगे? TF कैसे निकालेंगे? TF निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। TF निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डेल TF बराबर T नॉट F माइनस TF। डेल TF बराबर T नॉट F माइनस TF। हमें यहां से TF निकालना है। TF निकालना है। T नॉट F का मान हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस TF। डेल TF हमें पता नहीं है, तो डेल TF निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल TF बराबर हो जाएगा KF इंटू M। इसको हम पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा KF बराबर M होता है, M होता है यहां पर मोललता। मोललता का फॉर्मूला जाएगा WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू WA। यहां पर वैल्यू रखेंगे, डेल TF बराबर KF की वैल्यू दी गई है 1.86 इंटू WV का मान आपको दिया गया है 342 ग्राम। 342 ग्राम, ये फॉर्मूला का 1000। यहां पर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सुक्रोज का, ये भी 342 ही होता है। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट MV होता है, वो होता है 342। और यहां पर आपको भार दिया गया है 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा। डेल TF की वैल्यू निकल के आई 1.86 डिग्री सेल्सियस। इस 1.86 को हम यहां पर रखेंगे, 1.86 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF इधर आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, TF आ जाएगा माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर बनेगा हमारा A, माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें डेल TF लगाना है। डेल TF बराबर T नॉट F माइनस TF। हमें TF निकालना है, तो TF कैसे निकालेंगे, डेल TF, हम T नॉट F को इधर लाएंगे, या फिर हम डेल TF को इधर ले जाएंगे, TF को इधर लाएंगे, TF इधर आएगा, T नॉट F माइनस डेल TF। डेल TF कैसे निकालेंगे, KF इंटू M। M कैसे निकालेंगे, W इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेल TF। डेल TF को हम वहां रखेंगे, क्या निकल जाएगा, TF। राइट आंसर आएगा आपका A। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी इसका मतलब होता है सीसी, और सीसी को हम ml बोल सकते हैं। ml हम बोल सकते हैं 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलियन में घोला जाए तो उसकी नॉर्मलता होगी, नॉर्मलिटी निकालना है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल N बराबर WV इंटू 1000 अपॉन EV इंटू VML। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है, EV इंटू VML। यहां पर नॉर्मलिटी निकालना है हमें। WV का मान दिया गया है, WV का मान दिया गया 9.8 ग्राम। फॉर्मूला का हो जाएगा 1000 EV जो होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट हमें H2SO4 का निकालना, उसका मास चेक करना पड़ेगा। मास होता है उसका 98, वैलेंसी होती है उसकी 2। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, H2SO4 में हम जब इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें जो आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहां पर इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2। तो इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49, या फिर हम रख सकते हैं 98/2, या रख देते हैं 49, हम यहां रख देते हैं 49 इंटू आपको आयतन दिया गया है 250 ml, ये 250 ml। यहां पर हम 250 चौके हो जाएगा 1000,
ठीक, यहां एक दशमलव एक जीरो लगा देते हैं। 49 दूनी क्या हो जाएगा 98। ठीक, ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 10, मतलब आपका आंसर बन जाएगा 0.8। राइट आंसर है आपका 0.8 फर्स्ट। नॉर्मलिटी पूछी गई थी। नॉर्मलिटी का सूत्र होता है WV इंटू 1000 अपॉन EV इंटू VML। ऐसा करने से नॉर्मलिटी निकल जाएगी। नॉर्मलिटी आपकी आती है 0.8। राइट आंसर है आपका ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता क्या है। शुद्ध जल की मोलरता पूछा है आपसे। शुद्ध जल की मोलरता क्या है, तो मोलरता निकालने के लिए, शुद्ध जल की मोलरता निकालने के लिए वैसे तो याद होना चाहिए, 1000 बटे 18 करेंगे, आंसर आ जाएगा 55.55। 55.55। तो शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो होती है 55.5। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है कि BaCl2 NaCl और ग्लूकोज के सम मोलर विलयनों का, सम मोलर इनके समान मोलर लेते हैं, सम मोलर विलयनों का परासरण दाब का क्रम होगा। परासरण दाब का क्रम होगा। परासरण दाब निकालना है तो परासरण दाब निकालने के लिए हमें इनका वन टॉप गुणांक आई चेक करना पड़ेगा। यहां पर आई जो है, यहां पर जो आई है वो है 2 और 1 3, यहां पर कितनी है 2, और यहां आई ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है वो आई का मान कितना होता है इसके लिए 1, इनके लिए आई का मान कितना होता है 1। तो यहां पर राइट आंसर बन जाएगा हमारा BaCl2 का परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम होगा NaCl का, और उससे कम होगा ग्लूकोज का। पहले आएगा BaCl2, फिर आएगा NaCl, फिर आएगा ग्लूकोज। राइट आंसर है इसका ए। परासरण दाब का क्रम निकालने के लिए हमें आई चेक करना पड़ेगा। जिसका आई का मान ज्यादा होगा उसका परासरण दाब कैसा होगा ज्यादा। जिसका आई का मान ज्यादा होगा उसका परासरण दाब कैसा होगा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा तापमान पर निर्भर करता है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन ऐसा है जो तापमान पर निर्भर करता है। पहला दिया गया है मोललता, दूसरा है मोलरता, तीसरा है मोल अंश, चौथा है भार प्रतिशत, भार परसेंटेज। तो तापमान पर डिपेंड करता है, यहां राइट आंसर आपको बनेगा मोलरता। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा दूसरे ऑप्शन आते हैं जो तापमान पर निर्भर करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मोलरता के अलावा भी आयतन प्रतिशत जो होता है, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ये जो तीनों ये ताप पर निर्भर करते, ताप पर निर्भर करते, ताप पर निर्भर करते। ठीक, ताप पर कौन निर्भर नहीं करता, ताप पर कौन निर्भर नहीं करता, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, पीपीएम में सांद्रण, पीपीएम में सांद्रण, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और मोललता, और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, अगला क्वेश्चन है 30 ml क्लोरोफॉर्म और 50 ml एसीटोन को मिलाकर अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब मिश्रण का आयतन होगा। ये जो एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन है, ये अनादर्श विलयन की एग्जांपल है, अनादर्श विलयन की एग्जांपल। और अनादर्श विलयन में भी, अनादर्श विलयन में भी, ये अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन की एग्जांपल है, ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन में जो आयतन होता है, आयतन, आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो जीरो से कैसा होता है कम, जीरो से कैसा होता है कम। अनादर्श विलयन में जो ऋणात्मक विचलन होता है उसका डेल वी लेस देन होता है जीरो। और यहां पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसकी वजह से इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं
तो ये हो जाता है 80 ml, पर इसका आंसर आएगा बी, 80 ml से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। 80 ml से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। राइट आंसर बनेगा इसका बी। 80 ml से कम होना चाहिए, 80 ml से कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है, ऋणात्मक विचलन। अगर ये धनात्मक विचलन शो करते, धनात्मक विचलन, तो इसका राइट आंसर बनता है ये होता है धनात्मक विचलन के लिए। ये आंसर बनेगा हमारा ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मिश्रण में ए और बी घटक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। मिश्रण में ए और बी घटक जो होते हैं वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और ऋणात्मक विचलन के लिए डेल वी ग्रेटर देन जीरो, डेल एच ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों धनात्मक विचलन के साफ साफ नजर आ रहा है, ये धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल। ठीक, अगला दिया है ए बी आकर्षण जो है ए और बी बी आकर्षण से दुर्बल है। ए बी आकर्षण जो है ए और बी बी आकर्षण से दुर्बल है, और अगला लिखा है ए बी आकर्षण जो है वो ए और बी बी आकर्षण से प्रबल है। जो ए बी आकर्षण होता है वो ए और बी बी आकर्षण से क्या होता है, प्रबल। किसमें, ऋणात्मक विचलन में। राइट आंसर इसका डी, सही आंसर बनेगा इसका डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके अलावा सभी आदर्श विलयन है। निम्न में से किसके अलावा सभी आदर्श विलयन है, निम्न में से किसके अलावा सभी आदर्श विलयन है, मतलब इनमें से कौन एक आदर्श विलयन नहीं है, बाकी सब आदर्श विलयन है। एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोरोवेंजीन, ब्रोमोवेंजीन, बेंजीन और टालुइन, ये एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल। राइट आंसर बनेगा इसका डी, एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल आदर्श विलयन के एग्जाम्पल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 0.2 n Na2CO3 विलयन की मोलरता होगी। 0.2 n, ये आपको नॉर्मलता में दी है, नॉर्मलता में, नॉर्मलता दी है, नॉर्मलता। 0.2 n Na2CO3 विलयन की मोलरता होगी, मोलरिटी पूछी है। तो नॉर्मिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंसिंग फैक्टर। नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित संयोजकता। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणित संयोजकता। तो हमें यहां पर मोलरता निकालना है, तो हम बोलेंगे नॉर्मलता अपॉन संयोजकता इक्वल टू मोलरता। नॉर्मलता दी है 0.2, संयोजकता वैलेंसिंग फैक्टर निकालना है, तो वैलेंसिंग फैक्टर निकलेगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो यहां पर वैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2/20, मतलब ये हो जाएगा 1/10, मतलब हो जाएगा 0.1। मोलरिटी निकल के आई आपकी 0.1। राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, आपसे पूछा गया 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। तो एक मोल का वेट जो होता है वो 18 ग्राम होता है, मतलब 18 ग्राम एक मोल होंगे। तो 180 ग्राम कितने मोल होंगे, 10 मोल। कितने मोल होंगे, 10 मोल। राइट आंसर होगा आपका सी, 10 मोल। राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यदि 44 ग्राम CO2 और 14 ग्राम N2 लिए जाए तो मिश्रण में CO2 का मोल प्रभाज होगा। आपसे CO2 का मोल प्रभाज पूछा है। 44 ग्राम हमें CO2 दिया गया है, 44 ग्राम, 14 ग्राम नाइट्रोजन दी गई है। CO2 का मोल प्रभाज पूछा है, CO2 का मोल प्रभाज, CO2 का मोल प्रभाज। तो ये 14 हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यदि 44 ग्राम CO2 तथा 14 ग्राम नाइट्रोजन लिए जाए तो मिश्रण में CO2 का मोल प्रभाज होगा, CO2 का मोल प्रभाज होगा, CO2 का मोल प्रभाज होगा। तो CO2 के मोल निकाल लेते हैं, 44/44, 14 बटे हो जाएगा 28, ऐसा करने से यहां हो जाएगा 1 मोल, ऐसा करने से यहां हो जाएंगे आधे मोल, हाफ मोल। यहां पर हमें इसका मोल चाहिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 0.5, मतलब ये हो जाएगा 1/1.5, मतलब ये हो जाएगा 10/15, मतलब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। राइट आंसर होगा इसका 2/3। इसमें हमें ये बोला गया 44 ग्राम CO2 दी है 44 ग्राम, N2 दिया गया हमें 14 ग्राम। इसमें हम इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, ऐसा करने से यहां पर मोल आएंगे और जिसका मोल निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, बाकी सबको रखेंगे नीचे। ये पॉइंट को यहां लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। राइट आंसर है हमारा सी। इसका सही आंसर सी। मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका मोल निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर, बाकी सबको रखते हैं नीचे। इससे क्या निकल जाता है हमारा मोल प्रभाज, और उनको जोड़ने पर वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1, दोनों का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 दिया गया है, का 1 विलियन 1000 ग्राम जल में 68.5 ग्राम सुक्रोज घोलकर बनाया गया है। प्राप्त विलयन का हिमांक होगा, जल के लिए KF का मान दिया गया है, KF का मान दिया गया 1.86, KF का मान दिया गया। आपसे हिमांक पूछा गया, हिमांक का फॉर्मूला होगा यहां पर डेल TF बराबर T0F माइनस TF। हमें ये निकालना है तो हमें पहले डेल TF निकालना पड़ेगा। डेल TF बराबर हो जाएगा KF इंटू WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू WA, ऐसा करेंगे। इसके बाद ये डेल TF, यहां पर KF का मान रखेंगे, KF का मान दिया गया है कितना 1.86, 1.86, KF का मान कितना होता है 1.86 इंटू मॉलिक, इसका वेट कितना दिया है 68.5, 68.5 इंटू हो जाएगा 1000 अपॉन ये हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 342 और इसका विलायक का भार दिया गया है 1000। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो लगभग आएगा, जो डेल TF की वैल्यू निकल के आएगी, डेल TF बराबर 0.372, 0.372 डेल TF। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.372 आएगा, और इस 0.372 को हम यहां रखेंगे, 0.372 T0F 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर TF निकालना है। TF क्या है, हिमांक पूछा गया TF, तो यहां पर ये इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा TF बराबर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.372। हमारा आंसर बनेगा TF बराबर माइनस 0.372। TF की वैल्यू होगी माइनस 0.372। राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 25 ग्राम यूरिया 300 ग्राम जल में उपस्थित है, घोला गया नहीं बोला गया, उपस्थित है। 25 ग्राम यूरिया 300 ग्राम जल में उपस्थित है, दोनों घटकों का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर हम एक घटक का भार प्रतिशत निकाल लेते हैं और दूसरे घटक का भार प्रतिशत निकालना है तो 100 में से पहले घटक का भार प्रतिशत को अगर हम घटा देते हैं तो दूसरे का भार प्रतिशत निकल जाता है। जैसे हमें यहां पर एक बोला गया है यूरिया और एक बोला गया है जल, एक बोला गया है यूरिया और एक बोला गया है जल, और इसमें बोला गया है यूरिया जो है 25 ग्राम है और जल जो है वो 300 ग्राम है। 25 ग्राम यूरिया 300 ग्राम जल में उपस्थित है, दोनों घटकों का भार प्रतिशत चाहिए, तो हम बोलेंगे 25 बटे ये हो जाएगा 300 गुणित क्या हो जाएगा 100, ये 100 तिया क्या हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 3 8 24, बचा कितना 1,
3 तिया 9 मतलब 8.3 यूरिया जो हमारा वो है 8.3%। तो हमें वाटर निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर वाटर क्या होगा, 100 माइनस 8.3 करेंगे तो ये लगभग 91.67 राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा बी। यूरिया का परसेंट जिसका भी निकालना होता है वो होता है ऊपर। अगर यहां बोल दिया जाता कि घोला जाता है तो ये 325 ग्राम हो जाता, घोला जाता है बोलता तो 325 ग्राम। यहां पर उपस्थित है, इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम यूरिया है और 275 ग्राम जल है, 275 ग्राम जल है। यदि हमें जल का परसेंटेज निकालना है तो हम बोलते 275 बटे टोटल 300 गुणित करते 100 का। ऐसा करने से भी हमारा आंसर 91.67 ही आता। मतलब 8.3% क्या होगा यूरिया और 91.67% क्या होगा जल। भार प्रतिशत निकालना है, जिसका भार निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, बाकी सबको रखेंगे नीचे और गुना करेंगे कितने का, 100 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl घोला जाता है 90 ग्राम जल, मान लो ये पानी है, इसमें 90 ग्राम है और इसमें 10 ग्राम NaCl घोला जाता है, 10 ग्राम NaCl घोला जाता है। तो ये जो विलियन है ये 100 ग्राम का हो जाएगा, 100 ग्राम का विलियन हो जाएगा। विलियन की प्रतिशत सांद्रता निकालना है, तो विलियन की प्रतिशत सांद्रता 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl घोला जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहां पर NaCl की सांद्रता हम अगर निकालते हैं या जल की निकालते हैं, जल और NaCl, जल कितना है यहां पर 90 ग्राम बटे कितना हो जाएगा 100 गुणित कितना हो जाएगा 10, ये कितना है 10 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणित कितना हो जाएगा 100। ऐसा करने से ये 10% आएगा और ऐसा करने से ये 90% आएगा। राइट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया है कि आप जल का प्रतिशत बताइए या NaCl का प्रतिशत बताइए, पर इसमें जो मान आ रहा है वो 10% आ रहा है, मतलब ये किसका परसेंटेज निकाल के आ रहा है, NaCl का। अगर यहां पर 90 होता तो परसेंटेज किसका निकाल के आता, वाटर का। राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 ग्राम NaOH को 480 ग्राम जल में घोला गया, 20 ग्राम NaOH को 480 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो विलयन की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, 20 बटे 500 गुणित कितना हो जाएगा 100, 100 5 500, ये 5 4 20, आंसर आएगा 4%। राइट आंसर बनेगा बी, 4% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 50 ml एथिल एल्कोहल 30 ml विलियन में उपस्थित है। विलियन में एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 300 ml में उपस्थित है बोला गया, उपस्थित है। तो भाई यहां पर हमें एथिल एल्कोहल का निकालना है, तो हम बोलेंगे 50 बटे 300 गुणित कितना हो जाएगा 100, ये 100 तिया हो जाएगा 300, लगभग 16 दशमलव कुछ आंसर आएगा 6। सही आंसर है हमारा बी, 16.6% राइट आंसर। जब हमें आयतन प्रतिशत बोला जाए, भार प्रतिशत बोला जाए, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उपस्थित है या घोला गया है। घोला गया है तो उसमें ऐड कर देंगे, और उपस्थित है तो भाई वो पहले से ही ऐड है। अगर उसमें हमें दूसरे का निकालना तो जो उपस्थित है उतना घटा के हमें दूसरे का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 500 ग्राम विलियन में 0.02 ग्राम SO2 उपस्थित है, इसका भार प्रतिशत तथा ppm में सांद्रण। आपसे भार परसेंटेज पूछा है, भार प्रतिशत आप निकालेंगे, भार प्रतिशत बराबर 0.02 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, ठीक। ये हो जाएगा 100 5 500। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10 की घात ऋण 2 बटे कितना हो जाएगा 5,
ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ये 4 0.4 इंटू 10 की पावर -3, यह हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। ये निकल गया हमारा भार प्रतिशत, ये भार प्रतिशत है। अब हमें क्या निकालना है, पीपीएम में सांद्रण। पीपीएम में सांद्रण का फॉर्मूला होता है, जिसका भी निकालना है, जैसे हमें इसका निकालना है तो ये हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 की पावर 6। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित किसी घटक का सांद्रण पीपीएम में सांद्रण कहलाता है। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित किसी घटक का सांद्रण पीपीएम में सांद्रण कहलाता है। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक, इसको मैं 1000 10 की घात 3, ये 500 दूनी हो जाएगा 1000, ये 2 गुणित 10 की घात ऋण 2, 2 गुणित 10 की घात 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणित 10 की घात 1, मतलब यह आंसर आपका बनेगा 40। तो हमसे ये पूछा गया है भार प्रतिशत कितना आएगा। भार प्रतिशत इसका आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, मतलब लगभग ये हो जाएगा 0.004%। ठीक, 0.004%। और जो पीपीएम में सांद्रण है वो आ रहा हमारा 40, इसका राइट आंसर बनेगा ए। क्योंकि उसको हम ऐसा लिखेंगे 4 गुणित 10 की घात ऋण 3, मतलब हम लिख सकते हैं 4 बटे 10 की घात 3, और 4 बटे 10 की घात 3 मतलब 1000, और ये सामने आ जाएगा 0.004। राइट आंसर बनेगा आपका ए। सही आंसर क्या है आपका ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 49 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता निकालना है। 49/98 इंटू 1000 इंटू 1000, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, 0.5 आ जाएगा। आंसर आपका बी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH 50 ml जली विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 4/40, ये हो जाएगा 1000 गुणित क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4 दाम 40, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा आपका 2। राइट आंसर बनेगा आपका बी। सही आंसर क्या बनेगा बी। अगला क्वेश्चन है 150 ml 2m एथेनॉल का जली विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम एथेनॉल की आवश्यकता होगी। 150 ml 2m एथेनॉल का जली विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम, मतलब आपको वेट निकालना है, भार, तो आपको वेट निकालना है। ठीक, आपको मोलरता दी है, आप मोलरता का सूत्र लगाइए, कैपिटल M बराबर WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू VML। कैपिटल M की वैल्यू दी आपको 2 बराबर, भार निकालना है WV, फॉर्मूला का क्या हो जाएगा 1000, मॉलिक्यूलर वेट एथेनॉल बोला गया C2H5OH, ये हो जाएगा कितना 24, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक, सही है, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 6, 30, और ये 16 कितना हो जाएगा 46। यहां पर रखेंगे 46। आयतन दिया गया है 150 ml, इसको यहां काट दो, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 से ये 20 बार चला जाएगा। ठीक, इससे ये 10 बार चला जाएगा। ठीक, यहां पर ये 46 का 3 में गुना करेंगे, 45, 40 थी 120, 6 थी 18, 120, और 18 138 बटे हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा वेट
यहां पर हो जाएगा 13.8, आपका वेट निकल जाएगा 13.8। 13.8 तो राइट आंसर है बच्चे इसका 13.8। और आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देखें और लगाएं और इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनके तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।